नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री जय ललिता, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय ललिता का जन्म वर्तमान कर्नाटक के मैसूर के मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के मेल्लूरकोट गांव में एक अय्यर परिवार में हुआ था। उनके दादा तत्कालीन मैसूर राज्य में एक सर्जन थे। महज 2 साल की उम्र में ही जय ललिता के पिता जयराम उन्हें मां संध्या के साथ अकेला छोड़कर चल बसे थे। पिता की मृत्यु के पश्चात जय ललिता मां के साथ बेंगलोर अपने नाना के घर चली आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया और अपना फिल्मी नाम संध्या रख लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले बेंगलोर और बाद में चेन्नई में हुई। 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मैसूर जिले के मेल्लूरकोट शहर में जय ललिता का जन्म हुआ। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली जया ने 1961 में 13 साल की उम्र में पहली बार अंग्रेजी फिल्म एपिसल में एक बाल कलाकार के तौर पर सुनहरे पर्दे पर कदम रखा। 1965 में एम.जी. रामचंद्र के साथ तमिल फिल्म वेनिरा अदाई में बतौर अभिनेत्री उन्होंने काम किया। बाद में रामचंद्र के मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। जय ललिता की दिलचस्पी तमिल फिल्मों में काम करने से अधिक राजनीति में बढ़ती जा रही थी। 1980 में उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म, जो कि तमिल फिल्म थी, थेडी वधा कादला में बतौर अभिनेत्री काम किया। जब वे स्कूल में पढ़ रही थी तभी उनकी मां के कहने पर उन्होंने 1961 में एपिसल नामक एक अंग्रेजी फिल्म में अभिनय जीवन की शुरुआत की। मात्र 15 वर्ष की आयु में वो कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका करने लगे। कन्नड़ भाषा में उनकी पहली फिल्म चिन्नाड गोब्बे, जो 1964 में प्रदर्शित हुई। उसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों की ओर रुख किया। वे स्कर्ट पहनकर भूमिका निभाने वाली पहली अभिनेत्री थीं। तमिल सिनेमा में उन्होंने जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म वेन्नीरादाई से अपना सफर शुरू किया। लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई अभिनेताओं के साथ काम किया, किंतु ज्यादातर उन्होंने शिवाजी गणेशन, एम.जी. रामचंद्र के साथ काम किया। अपने फिल्मी कैरियर को अलविदा कहने के बाद एम.जी. रामचंद्र के नेतृत्व में पहली बार 1982 में जया ने राजनीति में कदम रखा और अन्ना द्रमुक की सदस्यता ग्रहण की। जय ललिता की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने तमिलनाडु के कोद्दालोर में पहली बार रैली की तो लोगों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। जय ललिता की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1983 में अन्ना द्रमुक की प्रचारक टीम का हिस्सा बना दिया गया। उन्हें प्रचार प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। पहली बार तिरुचेंदूर सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम AIADM के संस्थापक एम.जी. रामचंद्र ने उन्हें प्रचार सचिव नियुक्त किया और 4 साल के बाद सन 1984 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। कुछ ही समय में वे AIADMK की सक्रिय सदस्य बन गई। उन्हें राजनीतिक साथी माना जाने लगा और प्रसार माध्यमों में भी उन्हें AIADMK
के उत्तराधिकारी के रूप में दिखाया गया। जब एमजी रामचंद्र मुख्यमंत्री बने तो जयललिता को पार्टी के महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनकी मृत्यु के बाद कुछ सदस्यों ने जानकी रामचंद्र को एआईएडीएमके का उत्तराधिकारी बनाना चाहा और इसी कारण से एआईएडीएमके दो हिस्सों में बढ़ गया। एक गुट जयललिता को समर्थन दे रहा था और दूसरा गुट जानकी रामचंद्र को। सन 1988 में पार्टी को भारतीय संविधान की धारा 356 के तहत निष्कासित कर दिया गया। सन 1989 में एआईएडीएमके फिर से संगठित हो गया और जयललिता को पार्टी का प्रमुख बना दिया गया। उसके पश्चात भ्रष्टाचार के कई आरोप और विवाद के बावजूद जयललिता ने 1991, 2002 और 2011 में विधानसभा चुनाव जीती। राजनीतिक जीवन के दौरान जयललिता पर सरकारी पूंजी के गबन, गैर कानूनी ढंग से भूमि अधिग्रहण, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे। उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में 27 सितंबर 2014 को सजा भी हुई और मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई 2015 को उन्हें बरी कर दिया, जिसके बाद वो पुनः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गई। वर्ष 1987 में रामचंद्र के निधन के बाद राजनीति में वो खुलकर सामने आई, लेकिन अन्ना द्रमुक में फूट पड़ गई। ऐतिहासिक राजाजी हॉल में एमजीआर का शव पड़ा हुआ था और द्रमुक के एक नेता ने उन्हें मंच से हटाने की कोशिश की। बाद में अन्ना द्रमुक दल दो धड़े में बढ़ गया, जिसे जयललिता और रामचंद्र की पत्नी जानकी के नाम पर अन्ना द्रमुक जे और अन्ना द्रमुक जा के नाम से जाना गया। एमजीआर कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री आर.एम. वीरप्पन जैसे नेताओं के खेमे की वजह से अन्ना द्रमुक का निर्विवाद प्रमुख बनने की राह में अड़चन आई और उन्हें भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। रामचंद्र की मौत के बाद बढ़ गई अन्ना द्रमुक को उन्होंने 1990 में एकजुट कर 1991 में जबरदस्त बहुमत दिलाई। 1991 में ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी और इसके बाद ही चुनाव में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जिसका उन्हें फायदा हुआ। लोगों में डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि लोग उन्हें लिट्टे का समर्थन समझते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने लिट्टे पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। जयललिता ने बोदी नायर कुन्नर से 1989 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और सदन में पहली महिला प्रतिपक्ष नेता बनी। इस दौरान राजनीति और निजी जीवन में कुछ बदलाव आया, जब जयललिता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ द्रमुक ने उन पर हमला किया और उनको परेशान किया। अम्मा की 20 जन कल्याणकारी योजनाएं, अम्मा फ्री वाईफाई, अम्मा बेबी केयर किट्स, अम्मा पीपल्स सर्विस, अम्मा एजुकेशन स्कीम, अम्मा स्किल, अम्मा नमक, अम्मा सीमेंट स्कीम, अम्मा मेडिकल स्टोर, अम्मा मैरिज हॉल, अम्मा कॉल सेंटर, अम्मा टेबल फैन, अम्मा TNFDC फिश स्टॉल, अम्मा बीज, अम्मा कैंटीन, अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा थिएटर, जया टीवी, अम्मा मोबाइल फोन, अम्मा लैपटॉप, अम्मा ग्राइंडर। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई अपोलो अस्पताल में प्रेस नोट जारी किया गया और बताया गया कि 11:30 पर उनका निधन हो गया। जयललिता को 22 सितंबर से अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया था। द्रविड़ आंदोलन, जो हिंदू धर्म की किसी परंपरा और रस्म में यकीन नहीं रखता, उसे जुड़े होने के कारण इन्हें दफनाया गया। द्रविड़ पार्टी की नींव ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए पड़ी थी। सामान्य हिंदू परंपरा के खिलाफ द्रविड़ मूवमेंट से जुड़े नेता अपने नाम के साथ जाति सूचक उपाधि का इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी जयललिता के जीवन और आस्था को देखते हुए एक ब्राह्मण पंडित ने अंतिम विधि करके दफन किया। इनके राजनीतिक गुरु एमजीआर को भी उनकी मौत के बाद दफनाया गया। उनकी कब्र के पास ही द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता और डीएमके के संस्थापक अन्नादुर्रू
की भी कब्र है। दफनाए जाने की वजह को राजनीतिक भी बताया गया। जयललिता की पार्टी AIADMK उनके राजनीतिक विरासत को सहेजना चाहती है, जिस तरह से MGR की। कथित तौर पर यह भी कहा गया कि इस मामले में जो रस्म अपनाई गई वो श्री वैष्णव परंपरा से ताल्लुक रखती है। जयललिता को मिलने वाले अवार्ड: तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, तमिलनाडु सिनेमा फैन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, तमिलनाडु फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तमिल, रशियन फिल्म फेस्टिवल, मद्रास फिल्म एसोसिएशन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। दोस्तों, जयललिता जी ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं कुछ एक फिल्मों के नाम आपको बता देता हूं। हिंदी फिल्मों में उन्होंने किया था मनमौजी, जो कि 1962 में आई थी। इसमें भगवान कृष्ण के रूप में थी। 1968 में आई इज्जत, इसमें मुख्य हीरोइन के रूप में थी। तमिल फिल्मों में इन्होंने जो काम किया वो मैं आपको बता देता हूं। वेंद्रा अदई 1965, आई रातिल आरुवन 1965, चंद्रोदय 1966, गौरी कल्याणम 1966, मेजर चंद्रकांत 1966। तेलुगु फिल्मों के नाम बता देता हूं कुछ। 1965 में कथा नायकुनी कथ 1965, सुखदू खालू 1966, आदर्श कुटुंब 1969, श्री कृष्ण सत्य 1971, डॉक्टर बाबू 1973, देव डम्मा 1973, प्रेमलू पेल्लेलू 1974। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस